अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो कुछ बातें करेंगे कि जी इमरान खान साहब पिछले 2 दिन से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं जेल के अंदर, जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें, और सहाफ़ी क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो जेल के अंदर से आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इलेक्शन अपडेट्स हैं कि कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, और किस तरह से कौन किसके हक में दस्तबरदार हो रहा है, इसके ऊपर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पंजाब से कि जहां पर हम देख रहे हैं कि फाइनली पीटीआई थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है बाहर निकलने के लिए, और कुछ एक्टिविटीज़ देखी गई हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ जिक्र करेंगे मरीम नवाज़ की कैंपेन का भी। आपको बताऊंगी कि एक अहम इस्तीफा भी आ गया है और कल इंटरनेट भी बंद रहेगा। तो ये सब कुछ आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं जी। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से कि क्या उनकी इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि बंदा वाकईतन हैरान हो जाता है। कल की अगर मैं बात करूं तो वो तो खुश हैं, वो जेल में खुश हैं। वो कहते हैं कि जी मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस बंदे का जिसने मुझे जेल में डाला हुआ है। ऐसा वक्त तो मुझे शायद ही कभी बाहर मिलता। यानी मैं मोबाइल फ़ोन से आज़ाद हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, कुरान को तफसीर से पढ़ता हूँ, तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ, 3 मरतबा पढ़ चुका हूँ, नोट्स भी लेता हूँ आयात के। और जब बाहर आऊँगा तो फिर आके अपने नौजवानों को इसके बारे में बताऊँगा, तालीम दूँगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी कैसे वक्त गुजरता है उसका वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब, सारा दिन किताबें पढ़ता हूँ। और इतनी किताबें तो मैं वैसे आम सूरत हाल में पढ़ ही नहीं सकता था, तो किताबें पढ़ता हूँ। किसी ने पूछा कि फिर किताब लिखेंगे भी, तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं लिखी लेकिन प्लान है कि लिखूं। तो उनको पता है कि अभी वो कुछ देर जेल में ही है और किताब भी लिखने का प्लान है, जो कि मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा आइडिया, दैट्स वेरी गुड आइडिया। उसके बाद खान साहब से जनाब वो पूछते हैं कि आपकी डे रूटीन क्या होती है, तो वो बताते हैं कि जी मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटा सुबह, और पहले टीवी देख लेता था जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो मैचेस वगैरह देख लेता था, अब वो नहीं मैं देखता। और बाकी ये है कि टीवी पे तो सारा दिन प्रोपेगेंडा चलता रहता है, पीटीवी सिर्फ आता है, उसको देखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये सारे मामलात रहते हैं। बाकी गौर फ़िक्र करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। तो वो तो भाई फुल टाइम जिसको कहते हैं ना कि चिल माहौल में, कोई उन्हें टेंशन नहीं है। जेल की सख्ती, जेल की तन्हाई उनको तोड़ नहीं सकी है। और जितना टाइम वो जेल में गुजारते जा रहे हैं उतना ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। कोशिश तो ये थी कि उन्हें आवाम से दूर कर दिया जाए ताकि लोग उन्हें भूल जाएं और ये सोचें कि अब वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके बरक्स हो रहा है। जितना ज़्यादा उनको जेल में रखा जा रहा है लोग और ज़्यादा उनसे मुतासिर हो रहे हैं, और इस बात से मुतासिर हो रहे हैं कि ये शख्स सही तौर पर नज़रिए के साथ खड़ा है। क्योंकि अगर ये किसी वक्ती फ़ायदे की तलाश में होता तो बहुत सारे ऐसे मौके आ चुके हैं कि जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और यही चीज़ नौजवानों में ख़ास तौर पर, और बाकी भी जो लोग मुसलसल मुख्तलिफ पार्टियों का उरूज व ज़वाल देखते रहे हैं, उनकी अपोजिशन भी देखते रहे हैं, उनकी हुकूमत भी देखते रहे हैं, उनके कंडक्ट को दोनों तरह से ऑब्जर्व करते रहे हैं, वो भी ये मानने पर मजबूर हैं कि वाकई इमरान खान ने जिस तरह से स्टैंड लिया हुआ है इस सारे मामले के ऊपर, और जिस तरह से जेल काट रहे हैं बहादुरी के साथ, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। और आज भी जब उनकी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों के साथ, बड़े दिलचस्प सवालात के जवाबात उन्होंने दिए। उनसे पूछा गया जो उनकी पुरानी हुकूमत थी 2018 की, तो उन्होंने कहा कि मुझे एहसास होता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़्ड हुकूमत लेने से बेहतर था, कंट्रोल्ड हुकूमत लेने से बेहतर था कि मैं हुकूमत ना लेता। और फिर उन्होंने ये बात की कि जिस तरीके से ये सारा अमल हुआ उसके बाद जो ये मुज़ाकरात की बात होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लेता। वो मुझे कहते थे कि जी हम उस वक्त इलेक्शन कराएंगे कि जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो हम इस बात पे कायम थे कि आइन और क़ानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अब 90 दिन का मतलब ये था कि अक्टूबर से पहले ही इलेक्शन होना था, लेकिन ये ऑपोजिशन वाले जो उस वक्त ऑपोजिशन थी ये बज़िद थे कि नहीं जी जो इलेक्शन है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जाने के बाद होना है। और अब ये सूरत हाल समझ आती है कि वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि जो कुछ इस
चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हो चुका है, उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इस बात का क्यों इंतज़ार करते रहे कि उमर अता बंदयाल साहब रुखसत हुए तो वो तशरीफ़ लाए वतन वापस। इलेक्शन की डेट भी तभी अनाउंस हुई और तमाम जो इदारे थे इलेक्शन कमीशन समेत उन्होंने तभी ताउन करने का इंदिया दिया जब उमर अता बंदयाल साहब चले गए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमने देखा कि उन्होंने हल्फ उठाया और उसके बाद से मुसलसल खैर पीटीआई उससे पहले भी कोई बहुत हेवन में तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह से फिर उस वक्त उसके बाद एक तूफान उठा और जिस तरीके से ट्रायल्स चले, जिस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई और फिर सबसे बड़ा वार जो बल्ला छीन कर खुद काजी फायज ईसा साहब ने किया पीटीआई के ऊपर, तो ये सब चीज़ें अब खुद मुंह से बोल रही हैं कि क्यों उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए इलेक्शन नहीं कराए गए थे। उनसे अपनी जगह बहुत सारे लोग बहुत शिकवे करते हैं और शायद बहुत सारे शिकवे उनके साथ जायज़ भी हैं, लेकिन अगर वो बहुत भला नहीं कर सकते थे तो शायद वो बहुत बुरा भी ना करते इस तरह के हालात में, लेकिन यहाँ तो फिर सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। तो अब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब भी डिस्कस करते हैं सहाफ़ियों के साथ, लेकिन मैं इस बात की आप समझ लें कायल हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब इलेक्शन मिल रहे थे तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि इलेक्शन ले लेते, अक्टूबर में अगर इलेक्शन के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा था तो कर लेते, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ एक ढकोसला था, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था। उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, मुकदमा चल रहा था इलेक्शन ना होने के हवाले से, इलेक्शन होने के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त की हुकूमत ने जवाब जमा कराना था कि हम एक सेटलमेंट पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे, तो लिहाजा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से वो चाहते थे कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर दिया जाए और इस सिलसिले में इमरान खान साहब का एतमाद अगर हासिल होगा तो जाहिर है वो आगे केस को प्लीन नहीं करेंगे। तो मेरा जहाँ तक अपना एनालिसिस है कि कभी भी इनकी ये नीयत थी ही नहीं इलेक्शन कराने की, और उन्हें शुरू से 2 साल से यही चल रहा है कि इमरान खान चूंकि मकबूल हैं तो इलेक्शन में नहीं जाना है। तो उस वक्त भी ये सिर्फ और सिर्फ जिसको आम अल्फाज में कहते हैं डंग टपाओ या वक्त गुजारो पॉलिसी वही थी कि इन्हें मुज़ाकरात में इंगेज करो और इन्हें लॉलीपॉप दे दो कि जी अक्टूबर में हम सब इलेक्शंस में चले जाएंगे, और बाद में इन्होंने जाना जुना कोई नहीं था, क्योंकि ये बात सिर्फ सियासी जमातों की हद तक नहीं थी कि उन्होंने कोई कमिटमेंट दे देनी थी और बात बन जानी थी। आपको मालूम है कि कौन सियासी कुव्वतें हैं जो कि इमरान खान को वापस इक़्तिदार में नहीं आने देना चाहती, और उन्हीं के एमा पर ये तमाम सियासी जमातें भी खुद भी उन्हें ज़ाहिर बेनिफिट है और वो उन्हीं के एमा पर खुद भी आलाकार बन चुकी हैं बाकी जो सियासी जमातें हैं, और ये सब मिलकर अब एक किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई को वापस इक़्तिदार में आने से रोक रहे हैं। तो ये अब सारी चीज़ें बड़ी खुलकर वाज़ेह हो चुकी हैं। तो इस वक्त वो भी सिर्फ एक बुलबुला था जो ये देना चाह रहे थे इमरान खान के हाथ में, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं लिया। उस पर बाज़ लोग तनकीद करते हैं कि जी इमरान खान साहब अड़ गए थे, और वो अपनी वजह बता चुके हैं कि वो क्यों अड़ गए थे। बाकी और भी बड़ी दिलचस्प बातें, आज अडयाला जेल में जब ये समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने कहा कि छोड़ें ये समाअत वगैरह, मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, ये एक खलाई मखलूक साहब के कर्नल साहब के कहने पे हो रहा है। और उसके बाद फिर जेल में जो मौजूद सीसीटीवी कैमरा था उसकी तरफ उन्होंने बाकायदा हाथ हिलाया, इशारा किया, देखते हुए कहा हेलो कर्नल साहब, मैं इमरान खान हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स कैद में है और उसके कॉन्फिडेंस का आप लेवल चेक करें, उसका आप मजबूत आसाब देखें। आप सोच सकते हैं कि आप इतने एक मुश्किल सिचुएशन में हैं, सारी दुनिया आपके खिलाफ हुई पड़ी है और आप वहाँ पर बैठे जोक कर रहे हैं, हेलो कर्नल साहब मैं इमरान खान। और कॉन्फिडेंस आप ये देखें कि आज जब उनसे सवाल हुआ कि जी क्या इलेक्शन हो जाएंगे उस तरह, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है 90% फौजी जवान भी पीटीआई को वोट डालेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब है यकीन की भी कोई हद होती है, लेकिन कमाल ही है वो इतना कुछ हो रहा है और वो बंदा एक अलग ही दुनिया में है, और यही उसका यकीन और हौसला है जो उसके बाकी लोगों के अंदर फिर आ जाता है। जितना टाइम गुजर रहा है, जो जो उनकी शख्सियत के नए नए पहलू निकलते हैं, उतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटीज़ में मुश्किलें हैं वो अपनी जगह है। मैं इस बात को ये नहीं कह रही कि जी बस कोई मुश्किल ही नहीं है, चूँकि इमरान खान के साथ है लोग, बहुत मुश्किलें हैं। लोगों तक पैगाम पहुँचाना, कौन से उम्मीदवार हैं और किसका क्या निशान है, लोगों को घरों से उठा के पोलिंग स्टेशंस पर लाना, पोलिंग स्टेशन भी इधर उधर इतने मिक्स कर दिए इन्होंने, किसी का कहीं एक ही फैमिली के लोग हैं, किसी का कहीं
पोलिंग स्टेशन बना दिया है, किसी का किसी और इलाके में बना दिया है। हर तरफ से मुश्किल है कि लोगों का टर्न आउट किसी तरह कम कर दिया जाए। हर रोज़ कोई नए मसले मसाइल क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका अज़म अपनी जगह ही मौजूद है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो आप इनको पहचानते हैं? ये इमरान खान साहब का मास्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ और ये मेरे पास कहाँ से आया। तो कहानी इसके पीछे कुछ यूँ है, जो शॉप रन करते हैं, तो ये उनकी शॉप पर पड़े हुए हैं ऐसे मास्क कई सारे। अब कोई छापा ना मार दे वैसे वहाँ जाके। तो बहरहाल उनसे मैंने पूछा कि क्या इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कैंपेन की वजह से रखे। मैंने कहा भाई क्यों रखे हुए हैं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, तो क्या नवाज शरीफ या जरदारी या बिलावल या मरियम किसी और के भी मास्क रखें? तो उन्होंने कहा कि शॉप पे हमेशा वही चीज़ होती है जो लोग डिमांड करते हैं, तो जिसकी डिमांड है उसी के ही मास्क मौजूद होंगे। तो इस तरह से ये इलेक्शन कैंपेन में, मतलब आप उसका चेहरा छुपाना चाहते हैं, आप उसकी तस्वीर नहीं दिखाते टीवी चैनल्स के ऊपर, बल्कि मैच के दौरान गलती से किसी ने पोस्टर भी उठाया हो तो आप वो भी कर देते हैं कि जी सामने ना आए। लेकिन आप कैसे उसकी तस्वीर मिटाएंगे अगर हर शख्स ने यही मास्क लगा के इलेक्शन कैंपेन शुरू कर ली? तो ये है जी नौजवानों की जो एक तरंग है इमरान खान के लिए। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्शंस की जो अपडेट्स आपको दूं तो PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा थे मियाँ शर्कपुरी साहब, इन्होंने PTI के उम्मीदवार की हिमायत कर दी है। आयशा रजब साहिबा, जो कि आपको मालूम है कि PMLN की ही लीडर थी और इनको फिर टिकट भी नहीं मिला था इस दफ़ा। पहले तो उन्होंने आज़ाद लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अब उन्होंने PTI की उम्मीदवार की हिमायत कर दी है। तीसरा झटका जो नून को लगा है वो मेहताब अब्बासी साहब ने भी अली खान जदून PTI के उम्मीदवार की हिमायत कर दी है। तो इस तरह चले तो ये थे ये कहने कि जनाब PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हो ये रहा है कि अपने लोग टूट रहे हैं और PTI के उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। और PTI के लिए सूरत हाल ये है कि एक एक हलके में बाज़ दो तीन तीन लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं, कैंडिडेट हैं। खैर ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, इस पर तो कन्फ्यूजन फैलेगी, तो इस पर पार्टी सॉर्ट आउट भी इनकी कर रही है, बता रहे होते हैं कि जी असल उम्मीदवार ये है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कहने का मकसद ये कि सबको पता है कि पॉपुलैरिटी इमरान खान की है और उसको हर कोई कैश कराने के लिए चल पड़ता है। अच्छा जी आगे एक चीज़ जो मैं और आपको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि पंजाब में अब कैंपेन भी शुरू हो चुकी है और KP में तो हम देख रहे हैं शेर अफजल मरवा साहब ने काफ़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, सिंध में भी अभी होके आए हैं। असद कैसर साहब भी KP में निकले हुए हैं और वो भी कैंपेन कर रहे हैं, और KP में और बहुत सारे लोग हैं जो सूबाई हलकों पे भी लड़ रहे हैं, वो भी कैंपेन करते नज़र आ रहे हैं। तो अब KP में अच्छी कैंपेन चल रही है, जबकि पंजाब में अभी तक सूरत हाल सुन बटा सुन थी। यहाँ पर अब थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई है। इमरान खान साहब ने जेल में ही बल्कि ये बात भी की है कि पंजाब खुद उठेगा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, बड़ी मीनिंगफुल बात थी। आज हमने देखा है कि जनाब कोट अद्दू में एक बड़ा अच्छा इज्तिमा हुआ है, इसके साथ साथ लाहौर फैसलाबाद में भी कैंपेन शुरू हो गई है। अगर DG खान की बात करें तो वहाँ पर जरताज गुल साहिबा बड़ी अच्छी कैंपेन शुरू कर चुकी हैं और डोर टू डोर भी जा रही हैं, और इसी तरह दीगर इलाकों पिंडी में भी आज एक रैली निकली है। तो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में भी अब कोशिश करनी चाहिए PTI को, और मेरा ख्याल अब ये करेंगे भी, क्योंकि अब दिन कितने रह गए हैं। अगर इन दिनों में आपने कैंपेन नहीं करनी और छुप छुपा के ही रहना है तो फिर तो इस तरह तो वोट नहीं मिलेगा, तो आपको बाहर तो आना पड़ेगा। और बाहर आने की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर हामिद रज़ा साहब जो है वो मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने आके बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी है, और भी इस बात के लिए खबरें आ रही हैं कि मज़ीद भी कुछ रोपोश रहनुमा जो है वो सामने आएंगे और कैंपेन शुरू करेंगे। अब जनाब बात कर लेते हैं इस बारे में कि जी इमरान खान साहब ने जो साइफर केस है उसके ऊपर आज एक इम्पॉर्टेंट उनकी खबर आई थी कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, जो बड़े ट्रस्ट वर्दी थे इमरान खान साहब के, उनको कुछ देर पहले लापता भी कर दिया गया था। और उसके बाद फिर ये खबरों में आया कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई अपना स्टेटमेंट जो है वो दाखिल करा दिया। लेकिन इमरान खान साहब का उस वक्त भी ये कहना था कि मुझे पता है कि आज़म खान जो है वो मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, इनफैक्ट उनका ये कहना था। और जब तक वो अपने मुंह से मेरे सामने नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं मान सकता कि उसने मेरे खिलाफ कोई बयान दिया है। तो ये इमरान खान साहब का उनके बारे में यकीन था, और ये यकीन काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ, क्योंकि जब साइफर केस में आज़म खान साहब कल गवाह के तौर पर पेश हुए तो हमें तो ये बताया जा रहा था कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाएं, लेकिन उन्होंने ऑनेस्टी से जो कुछ हुआ उसको उसी तरह से बयान किया। और जब उन्होंने हलफ देना था, जब उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराना था, तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले ये कुरान पर हलफ लें
और फिर उसके बाद कुरान मंगवाया गया। आज़म खान ने ना सिर्फ कुरान को चूमा, आंखों से लगाया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसको बड़ी ताज़ीम दी, और फिर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू किया। और फिर उसमें उन्होंने कोई ये नहीं कह सकते आपकी किसी तरफ की साइड ली या किसी तरफ की साइड नहीं ली। बज़ाहिर जो उनकी स्टेटमेंट मेरे सामने आई, मैंने जो पढ़ी है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने उसी तरह से ही जो इवेंट्स हैं उनको बताया है जिस तरह से वो शायद रूनुमा हुए होंगे, कि किस तरह से साइफ़र आया, उसकी कॉपी जो थी वो इजलास में रखी गई, उसको पढ़ा गया, और उसके बाद फिर खान साहब ने कहा कि इससे तो ये महसूस हो रहा है कि ये अपोजिशन के लिए एक पैगाम है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ और मेरी हुकूमत गिराएं। और ये सारी बात उन्होंने आज़म खान साहब ने भी बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये कॉपी इमरान खान साहब ने रख ली, जो उन्होंने फिर बाद में वापस नहीं की थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात की तरफ भी इशारा किया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई हो सकता है, तो इसको पब्लिक में ना लेके जाएं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो साइफ़र जर्से में लहराया गया था वो एग्जैक्ट असल ओरिजिनल साइफ़र नहीं था। तो ये सारी गुफ्तगू उन्होंने बताई। इससे ये तासुर मिलता है कि उन्होंने किसी भी तरफ टिल्ट करने की कोशिश नहीं की, और होपफुली ये वैसी ही इवेंट्स उन्होंने बताए जैसे हुए होंगे। और जब फिर उन्होंने ये सारा बयान कलमबंद करा दिया, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको थपकी भी दी। इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो डी मार्च करने का फैसला हुआ, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रखने का फैसला हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें डिस्क्राइब की हुई हैं, और ये तकरीबन ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर हैं। फिर इमरान खान साहब ने उनके कंधे पर हाथ भी रखा। तो आज सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने इमरान खान साहब से पूछा भी कि आपने उन्हें थपकी क्यों दी, तो उन्होंने बताया कि आज़म खान ने सच बोला। और इसी बात का मुझे अंदाज़ा था कि आज़म खान किसी भी दबाव में भी इवन झूठ नहीं बोलेगा और गलत बयानी नहीं करेगा। तो काफ़ी हद तक इसमें जो बात थी उन्होंने बता तो दी, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जिस तरह से जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको कोई स्ट्रेंथन किया गया हो उनके इल्ज़ाम में, सिवाय इसके कि साइफ़र की कॉपी इमरान खान साहब ने फौरी वापस नहीं की, और बाद में वो कॉपी अगर मिल गई है, दफ्तर ख़ारजा में ही है या वज़ीर आज़म हाउस में कहीं पे गुम हुई है, तो ये उस हिसाब से इसको आगे देखा जा सकता है। लेकिन क्या उसमें कोई ऐसी धमकी नहीं थी या प्लानिंग नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो है वो उससे साबित नहीं होती। आखिर में जनाब एक दो खबरें आपको बता दूं कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जनाब ज़का अशरफ साहब ने क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है फाइनली। यानी इस मुल्क की आप बदकिस्मती देखें कि अच्छे खासे मुल्क को हमने किधर से किधर ला खड़ा किया। कुछ लोगों को नवाजने के लिए, कुछ लोगों की नौकरियों के लिए, कुछ लोगों की अनाओं के लिए हमने किधर से किधर इसको बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। और यही हाल हमने हर शोबे में किया है। यहाँ पे भी यही देख लें, अकरबा परवरी कि मैं फ़लाँ अपने अजीज़ को नवाज दूँ, मेरा फ़लाँ दोस्त है तो मैं उसको ओहदा दे दूँ, तो यही हाल हमने क्रिकेट का किया है। कहाँ हमारी इतनी ज़बरदस्त टीम जा रही थी और कहाँ हम उसको ले आए हैं कि हमसे अब कोई मैच जीता ही नहीं जा रहा। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश कराया है, अब न्यूजीलैंड से भी हम हारते ही चले जा रहे हैं, और अब ज़का अशरफ साहब जो है वो जी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। भाई सारा आपने जब सत्यानाश कर दिया तब आपको याद आ रहा है। लेकिन ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम लोग कभी भी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब पर बिलीव ही नहीं करते। हम सिर्फ नवाजने के ऊपर तुले रहते हैं कि बस हमारी जिस बात से मफादात को जक ना पहुँचे, नुकसान ना हो, उस बंदे को हम ले आएँ बस। बाकी उस चीज़ की वजह से कितना कत्ल होता है मेरिट का, और उस डिपार्टमेंट का, उस शोबे का क्या हाल होता है, इससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। हम इतने छोटे लोग हैं कि अपने ज़ाती मफादात की खातिर किस तरीके से बर्बाद कर देते हैं हर चीज़ को, और इसकी प्राइम एग्जाम्पल है जो हमने क्रिकेट के साथ किया। कल पीटीआई एक वर्चुअल जलसा करने जा रही है दोबारा से। हफ्ते के रोज़ से प्रॉपर इनकी कैंपेनिंग स्टार्ट हो रही है। वैसे तो कुछ लोग कर रहे हैं अपने अपने हल्के से, लेकिन ये कि प्रॉपर एक जो कैंपेन है पीटीआई की वो लॉन्च होगी। पीटीआई वर्चुअल जलसा करेगी 7 बजे हफ्ते से, जिसका मतलब आप समझ चुके हैं कि जब भी ये जलसा बेचारे वर्चुअल पे करने लगते हैं तो इंटरनेट ही शट डाउन कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है, ताकि लोग इनके जलसे में पार्टिसिपेट ना कर सकें, फंड रेजिंग ना हो सके, मोबिलाइज ना कर सकें, लोगों को ग्राउंड पे भी नहीं निकलने देते, और जब वो वर्चुअल कुछ करना चाहते हैं तो तब भी यही सूरत हाल रहती है। तो बहरहाल ये अब खदशा मौजूद है कि भाई इंटरनेट नहीं होगा तो अपना अपना बंदोबस्त कर लें, और ये अब हम सबको सफ़र तो करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी खबरें दे रहे हैं कि जनाब इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से एक दिन पहले या बाद में इलेक्शन के वक्त 24 या 48 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। अंदाज़ा लगाएं आप इनके खौफ के आलम का। भाई अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो शफाफ होने दें ना, सब कुछ देखने दें दुनिया को। क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की हरकतें करने की? ये तो हरकतें मकबूजा कश्मीर में हुआ करती हैं, जहाँ पर 2 नंबरी करनी होती है, कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करनी होती है भारत ने।
तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। नो गो एरिया बना देते हैं मकबूजा कश्मीर को, इंटरनेट बंद कर देते हैं कि किसी को अंदर के हालात खबर ही ना हो, पता ही ना चले। वही हाल अब हम पाकिस्तान में होता सुन रहे हैं कि जी इस तरह का इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कराना है, इंटरनेट बंद करके, किसी को पता ना चले। टीवी चैनल्स तो वैसे ही सारे इनके जूते के नीचे हैं इस वक्त, और बाकी जो डिजिटल मीडिया वाले हैं वो तो बेचारे इंटरनेट के थ्रू ही हर चीज़ पे शोर मचा सकते हैं। ना इंटरनेट होगा ना वो शोर मचा सकेंगे। लेकिन हर चीज़ देखिए रिकॉर्ड में आ जाती है, वो फिर बाद में खुद जब आप टाइम एक दिन बाद भी खोलेंगे तो सही, तो वो चीज़ें क्या उस वक्त तक डिलीट हो जाएंगी। हर कैमरे में हर चीज़ महफूज होती है, वो बाद में सामने आ जाएगी। तो सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेता है। कितना भी डार्क हो सब कुछ, एक जो रोशनी की किरण है वो कहीं से निकल आती है, रास्ता बन जाता है। पानी का एक कतरा भी हो वो कहीं से बह जाता है, वो अपना रास्ता बना लेता है। तो सच भी इसी तरह कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेता है, वो छुपा नहीं रहता है। आप जितना मर्जी उसको अंधेरे कर करके उसके ऊपर पर्दे डाल डाल के उसको छुपाने की, रोकने की, ढांपने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं से निकल आएगा। तो यही सूरत हाल इस वक्त है। एम ही हलकान हुए जा रहे हैं, पता नहीं कब इनको अकल आनी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।